हरे कृष्णा। हम लोग टैक्स शुरू कर रहे हैं और टैक्स में भी सबसे पहले लेसन नंबर 1 से शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले भी थोड़ा सा मैं आपको टैक्स के अपने पैटर्न के बारे में बता दूं। हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम है टैक्स लॉज, यानी टैक्स के बारे में हमें बताया जाएगा। ये हमारे मॉड्यूल 1 में है, सीएस एग्जीक्यूटिव में, एंड पेपर नंबर 4 है। एमसीक्यू पेपर है विथ नेगेटिव मार्किंग, जिसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट होता है तो आपके -0.25 हो जाएंगे। इन शॉर्ट, 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर आपका चला जाएगा, ठीक है ना। और हर सही के लिए आपको +1 मिलेगा। अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको 0 मिलेगा, ना प्लस ना माइनस। क्लियर? हमारा 100 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स के पेपर को इंस्टीट्यूट ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 50 मार्क्स की डायरेक्ट टैक्स है, दैट इज इनकम टैक्स, एंड 50 मार्क्स की इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसमें हमें जीएसटी पढ़ाया जाएगा और हमें कस्टम ड्यूटी पढ़ाई जाएगी। जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि क्या होता है, क्या चीज होती है, सब बताऊंगा आपको। तो इंस्टीट्यूट ने इसको 2 पार्ट में बांटा हुआ है पेपर 1 को, पेपर नंबर 4 को, टैक्स लॉज को। एक आपका पार्ट 1 जो हम कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स का है, इनकम टैक्स का है। इनकम टैक्स सुना है ना सभी ने कि नहीं सुना? सुना हुआ है। और एक इनडायरेक्ट टैक्स का है, जीएसटी वगैरह, जिसमें है 50-50 मार्क्स का पोर्शन है, जिसमें पास होने के लिए आपको सभी कुछ पढ़ना है। और जीएसटी पे खास तौर पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जीएसटी आपकी नैया पार लगाने में आपको बहुत आसानी देगा। क्योंकि जीएसटी का करिकुलम एज कंपेयर टू इनकम टैक्स थोड़ा सा उतना ज्यादा नहीं है, कम है, और क्वेश्चंस भी बड़े इजी आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग आज जो शुरू कर रहे हैं वो अपना डायरेक्ट टैक्स के लेसन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी लेसन है। इसका अगर आप नाम देखने की कोशिश करें तो नाम लिखा हुआ है डायरेक्ट टैक्सेस एट अ ग्लैंस, बट इस चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने हमें डायरेक्ट टैक्स के बारे में भी बताया है और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी बताया है। ठीक है, शुरू किया जाए। किसी का कोई डाउट? नहीं। अच्छा, शुरू तो कर रहा हूं। एक चीज और बता देता हूं आपको। जैसे जब एमसीक्यू होता है विथ नेगेटिव मार्किंग, तो आपको क्या करना चाहिए, मेरा अपना क्या मानना है, मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। एग्जामिनेशन हॉल पे आप पहुंचेंगे तो पहले तो हमारी और आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको सारे क्वेश्चंस आते हो, बट टू बी वेरी प्रैक्टिकल, प्रोफेशनल पेपर है। इंस्टीट्यूट कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ करिकुलम भी 10, 15, 20 क्वेश्चन डाल देता है ताकि बच्चा डरे, ठीक है ना, बच्चे को डराने के लिए डाल देता है। खैर, अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो समझिए। एग्जामिनेशन हॉल पे आप पहुंचे, आपके पास टैक्स का पेपर आया। अब उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, श्योर शॉर्ट होंगे कि आपको पता ही है, वो तो आप अटेम्प्ट करने ही वाले। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते होंगे। 10, 15, 20 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको नहीं आते हो। ये क्या है, ये कौन सी भाषा लिखी, क्या हो रहा है, वो तो आप कुछ चुनने वाले नहीं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे बट पूरे श्योरिटी के साथ नहीं आते होंगे। जब नेगेटिव मार्किंग आती है ना, तो दिल में दुख 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 ऐसा होता रहता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है, थोड़ा भी डाउट है कि यार ऑप्शन बी हो सकता है, मैं ऑप्शन बी लग रहा है, आप उसमें टिक लगाइए, छोड़िए नहीं। आप ये मत सोच के जाइएगा, बहुत से बच्चे इस स्ट्रेटेजी से जाते हैं कि हम केवल उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो हमें पूरे अच्छी तरीके से आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। और पूरे बच्चे आते हैं आके, सर हमने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, गिन के, जैसे पंडित जी से निकलवा के गए थे कितने अटेम्प्ट करने हैं, 60 अटेम्प्ट करो सर, मेरे सारे सही हैं। अब जरा समझिए, बच्चे के हिसाब से तो सारे सही होंगे ही, कभी कोई बच्चा गलत में टिक लगाएगा क्या? आप जो टिक लगाएंगे वो अपने हिसाब से सही में लगाएंगे, बट हो सकता है आपने कोई प्रोविजन स्किप कर दिया हो जिसकी वजह से आपका जो आंसर आ रहा हो आपको लग रहा है ऑप्शन बी है, हो ना भी सी हो। तो जब आप कम करके आएंगे अटेम्प्ट, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग पहुंच जाएगी आपकी, तो आप बहुत नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसा पहले तो कोई हमें टारगेट नहीं अचीव करके जाना है वहां पे कि हम इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अचीव वहां पे अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा कोई पहले से दिमाग मत टोटल करके जाना। सिंपली क्या करना, पेपर उठाना, बिल्कुल नॉर्मल रहना, दिमाग के एक कोने के
भीतर के भीतर गांव में कहीं रखना कि नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग है, उससे डरना नहीं। क्वेश्चंस करना, अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट करते 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 जो जो आता जाए करते जाना। थोड़ा डाउट भी हो अटेम्प्ट कर देना, बिल्कुल ही नहीं आता है उसको स्किप आप कर देना। ठीक, क्लियर? शुरू किया जाए, चलो। तो डायरेक्ट टैक्सेस एट ए ग्लैंस, ये है हमारे चैप्टर का नाम। और इसमें देखते हैं हमें क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि ये जो टैक्स वर्ड आया, ये टैक्स वर्ड हम सभी को पता है, सुना हुआ है, लेकिन ये आया कहां से? द वर्ड टैक्स इज बेस्ड ऑन द लैटिन वर्ड टैक्सो। लैटिन वर्ड के हिसाब से आया टैक्सो। देखिए एमसीक्यू के लिए ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, पूछा जा सकता है कि ये टैक्स वर्ड कौन से वर्ड से आया है। तो लैटिन वर्ड से आया, और लैटिन वर्ड कौन सा? टैक्सो। टैक्सो का मतलब होता है टू एस्टिमेट, विच मीन्स टू एस्टिमेट। टैक्सो का मतलब एस्टिमेट करना। देखिए हम लोग टैक्स तो पढ़ लेंगे, आप बढ़िया पास भी हो जाएंगे, डिग्री भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अगर मान लो आपसे कोई राह चलता पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, आपसे मान लो कोई अनजान आदमी लेमैन आपसे पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, आप टैक्स तो पढ़ रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, तो आप उसको क्या बताओगे? सर उसको बताएंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। वो काइंड्स ऑफ टैक्स नहीं पूछ रहा आपसे, वो तो पूछ रहा है टैक्स क्या होता है। आमतौर पे हम सब पढ़ लेते हैं, बट अगर कोई हमसे ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले, एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, इतना सिंपल एग्जाम में नहीं पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स और आपको डिग्री दे, नहीं। बट रियल लाइफ में तो कोई पूछ सकता है ना, सिर्फ एग्जाम के लिए थोड़ी ना पढ़ना है हमें, तो पूरे जब पढ़ रहे हैं तो हमें सब कुछ आना चाहिए। तो ये बिल्कुल जरा सी चीज अगर कोई पूछ रहे तो कई बार ना बच्चा वो भी नहीं बता पाता। खैर आप अगर बोलना चाहें कुछ अपनी भाषा में तो बोल सकते हैं टैक्स क्या होता है। अच्छा पहले तो ना टैक्स कौन लेता है? मैं ले रहा हूँ टैक्स, गवर्नमेंट ले रही है, राइट। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये जो हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो डायरेक्ट टैक्स है, दैट इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, फिर अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करती है कि कितना पैसा सेंट्रल को रखना है और कितना किस स्टेट्स को देना है। और जब हम जीएसटी पढ़ेंगे तो जीएसटी में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि उसमें सेंट्रल भी लेती है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी। हो सकता है आपने कई बार कहीं पे कुछ बाहर कुछ शॉपिंग करी हो या रेस्टोरेंट में खाया पिया हो या बिल को कभी ध्यान से देखा हो, तो बिल में दो चीजें लगी होती है, सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर ध्यान से देखा हो, ना देखा हो तो अब से जब जाना कहीं पे तो शॉपिंग करना, अगर बिल आपको मिल रहा है बिल को ध्यान से देखिएगा। तो सेंट्रल भी लगाती है, स्टेट भी लगाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों, बिल्कुल आपने सही कहा, ये टैक्स वो ले रही है। जिसमें ये जो टैक्स है ये ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है, मतलब मेरी मर्जी है कि मैं दूं कि देना ही पड़ेगा, कंपलसरी। देखिए अगर मेरी मर्जी होती तो इस दुनिया में कोई भी टैक्स देना नहीं चाहता। अच्छा दूसरी बात, आप भगवान से क्या मनाएंगे कि आपको बड़े होके टैक्स देना पड़े कि बच जाए, ना देना पड़े? दिल की बात बता ना, क्या बनाओगे? जाहिर सी बात है क्या बनाओगे? बच जाए, ना देना पड़े। देखो मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था, यहीं पे आपको गलत हो रहे हैं, आप भगवान से दुआएं गलत मांग रहे हैं। अगर भगवान तथास्तु बोल देगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी साहब। सर क्या सिखा रहे हैं आप? हर इंसान यही चाहता है ना देना पड़े। अरे मैं ना आपको बिल्कुल सही सिखा रहा हूं, आप भगवान से बनाओ कि आपको लाखों करोड़ों टैक्स देना पड़े। सोचो, सीधा सोचने की कोशिश तो करो, जब लाखों करोड़ों टैक्स देना पड़ेगा तो तुम्हारी इनकम कितने में होगी? अरबों खरबों में इनकम होगी। आप क्या मना रहे हो? भगवान हमें टैक्स ना देना पड़े। भगवान कह रहे तथास्तु, ठीक है तुम्हारी कोई कमाई नहीं होगी, ना कोई इनकम, ना कोई इनकम टैक्स। भगवान ने सुन ली, ऐसी चीजें ना सुन ले भगवान। ठीक, तो आप ये मनाएंगे आज से क्या मनाएंगे कि आपको टैक्स देना पड़े। अच्छा अभी आप में से कोई टैक्स पे करता है क्या? कोई भी एनीवन कोई टैक्स पे करता है? जाहिर सी बात है, बच्चे कह रहे हैं कि अभी कोई भी टैक्स नहीं पे करता। सर अभी तो कहां, अभी तो पढ़ाई करने की उम्र है। हैं? ओके वेरी गुड। वैसे अगर देखें तो ज्यादातर का आंसर है कि नहीं देना पड़ता, लेकिन इन्होंने कहा बिल्कुल सही, आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं। आप सभी इनडायरेक्ट टैक्स तो दे ही रहे हो। आप कुछ खाने पीने जाते हो, या खाने पीने को भी छोड़ दो, शॉपिंग भी करते हो, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, आपने कभी देखा उसमें एमआरपी लिखी होती है, और एमआरपी में ब्रैकेट में क्या लिखा होता है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। दैट मींस जीएसटी वगैरह, या अगर इंपोर्ट होके आया है तो कस्टम ड्यूटी वगैरह जो भी उसमें जुड़ा है। सपोज करिए आपने पार्ले जी बिस्किट खरीदा 5 रुपीज का, तो दैट 5 रुपीज इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी।
जितना उसमें जीएसटी, मान लो 1 रुपए का जीएसटी है तो 1 रुपए का जीएसटी उसमें जुड़ा है। आपसे 5 रुपए लिए जा रहे हैं, इसमें 4 दुकानदार रखेगा, और अगर 1 रुपए का जीएसटी है तो 1 रुपए का जीएसटी गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। यानी आप हो या हम हो, इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स तो आप भी पे करें। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स तब आप जब देंगे जब आपकी इनकम होगी। ठीक, तो टैक्स आपने बताया कि ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, और गवर्नमेंट को हम देते हैं। हम क्यों दे रहे हैं गवर्नमेंट को? ठीक है, मैंडेटरी है, मान लिया, गवर्नमेंट को देते हैं, ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्यों ले रही हो हमसे? पैसा हमने कमाया, मेहनत हम कर रहे हैं, सुबह हम जल्दी उठ रहे हैं, पढ़ा हम रहे हैं, आपको काहे का इनकम टैक्स चाहिए साहब? किस बात का? क्या करेंगे, क्या करेंगे? ओके, और वेलफेयर का काम करें, बिल्कुल सही है। देखिए, बिल्कुल देखिए, हम लोग आज यहां बैठ के पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल में इतनी तसल्ली है कि ऐसा नहीं हो जाएगा कि एकदम से टेररिस्ट आ जाएंगे और हमला कर देंगे। एक तसल्ली है कि हमारे बॉर्डर पे जो हमारे जवान हैं वो दिन रात कड़ी धूप में, ठंड में खड़े होंगे, तो साहब उनकी सैलरी कहां से आएगी? उनकी सैलरी आएगी कहां से? गवर्नमेंट की कोई फैक्ट्री तो है नहीं, है ना? उनकी सैलरी, उनका पैसा कहां से आएगा? आपके और हमारे टैक्स से आएगा। हम और आप जो रोड में चलते हैं, रोड, आप समझ रहे हैं, रोड में गड्ढे बनाना इतना आसान नहीं है। वो गड्ढे कैसे बनेंगे, मतलब रोड कैसे बनेगी? किसके पैसों से बनेगी? टैक्स के पैसों से बनेगी। पुलिस है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, आप देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आज भी बड़ी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। यानी कोई भी इंसान ऐसा ना हो कि पैसा नहीं, इलाज ही नहीं करा पाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अब गवर्नमेंट ध्यान दे भी रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बहुत जगह पे गवर्नमेंट स्कूल्स के भी अब थोड़े से स्टेटस अच्छे हुए हैं। तो बहुत सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। गवर्नमेंट के बहुत सारे सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं, कहीं पे हमें कोई किसी कंट्री में अपना स्पाई एजेंट भेजना है, पैसा चाहिए, कहां से आएगा? हमारे और आपके टैक्सेस से आएगा। अच्छा, ये तो क्लियर है। अच्छा, एक बात आना, सपोज करो मैंने इस साल 2 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे किया, मान लेते हैं ऐसी थोड़ी देर के लिए, मैंने 2 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे किया। वो 2 लाख रुपए गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए खर्चा करेगी, यस और नो? यस, मेरे वेलफेयर के लिए खर्चा करेगी। मतलब मैं कहूंगा गवर्नमेंट से, देखो मैंने 2 लाख रुपए दिया, मेरे घर के सामने की रोड बनवा फटाफट, मेरे घर की लाइट नहीं जानी चाहिए, समझ लीजिए, मेरे वेलफेयर के लिए खर्चा होगा? नहीं, यानी सबके वेलफेयर के लिए खर्चा होगा। दैट मीन्स हम जब टैक्स दे रहे हैं तो हम ये ना उम्मीद करें कि हमें ही प्रोपोर्शनेट रिटर्न वापस मिलेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में तो हम टैक्स पेयर जो हैं वो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, और नॉन टैक्स पेयर्स के बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो उनके ऊपर भी तो खर्चा होगा। जो राशन उनको बट रहा है वो कहां से आ रहा है? आपके और हमारे टैक्स के पैसे से। तो प्रोपोर्शनेट रिटर्न आपकी उम्मीद ना रखिएगा, हाँ, ऑल ओवर वेलफेयर आपको होगा। क्लियर? अच्छा, ये जो गवर्नमेंट टैक्स हमसे ले रही है, ये सारे क्वेश्चन मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, ये कभी आपके दिमाग में आए थे इससे पहले? मुश्किल है कि आए होंगे। ये जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स का पैसा ले रही है, ये लीगल है कि इलीगल है? कंपलसरी तो ले रही है, देना भी पड़ता है, मन हो या ना हो इंसान का। लीगल है कि इलीगल है? इलीगल है। लीगल है भाई, लीगल है, तभी इतने सालों से चल रहा है। इलीगल थोड़ी ना चलेगा, हम लोग ऐसी कंट्री में थोड़ी ना रहते हैं कि इलीगल कुछ भी होगा, लीगल चलेगा। अब ये टैक्स आया कहां से? अगर मैं थोड़ी सी ना आपको हिस्ट्री में ले जाऊं, थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाता हूं ह्यूमर तरीके से। देखो, पहले आपने देखा राजा महाराजा थे, है ना, बहुत जरा सा ब्रीफ करके समझाता हूं, आपके दिमाग में पहुंच जाएगा। राजा महाराजा थे, अब उन राजाओं के यहाँ लोग, जो भी प्रजा थी, अपना व्यापार करती थी, कहीं से कुछ सामान लाती थी, कुछ भी करती थी। उन राजा की जगह पे, उन राजा के स्टेट में अगर आपको व्यापार करना है तो आपको राजा को कुछ भेंट देनी पड़ती थी, कुछ गिफ्ट देना पड़ता था। इट इज ए काइंड ऑफ टैक्स। दूसरा, और आपको समझाऊं, आपने पिक्चरें देखी हैं? देखी हैं, आजकल की देखी हैं, पुरानी देखी हैं? पुरानी पिक्चर है, लगान देखी है, कह रहे लगान में टैक्स था, वेरी गुड। और पिक्चरों में ले चलता हूं, कोई पुरानी पिक्चर इमेजिन करिए, लेट्स से शोले देखी आपने? शोले, शोले सभी ने देख रखी है शोले। अब शोले में होता क्या है, गांव वाले हैं, पूरा मेला लगा हुआ है, और एकदम से घोड़े पे बैठ के कौन आ गए? डाकू आ गए, टक टक करते हुए आगे डाकू। अब उसमें से एक डाकू उतरा
और उसने क्या किया, बीच चौराहे पे स्टूल रख के अपनी टोपी ऐसे करके उल्टी रख दी। कोई भी पिक्चर, सिर्फ शोले ही नहीं, किसी भी पिक्चर में, पुरानी पिक्चरों में आपने अगर देखा हो तो ये सीन आपको मिल जाएगा, बड़ा कॉमन सीन होता था। तो टोपी रख दी और सारे गांव वाले आके अपने आप उस टोपी में क्या डालने लगे, पैसे, जो भी उनके पास होता था, पैसे वगैरह, सारी गेहूं अनाज जो भी डालना है वो करने लगे। लेकिन उसमें से कोई एक ऐसा निकलता था, लेट से रामू काका, वो कहते थे मैं नहीं दूंगा, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, मैं नहीं दूंगा। डाकू कहते दे दो, मैं नहीं दूंगा। डाकू गुस्से में आके उनको गोली मार देता, ढिश क्यों। और डाकू कहता देख लो गांव वालों, अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा यही हशर होगा। तो बाकी सब जो नहीं भी दे रहे होते थे, फटाफट भाग भाग के देने लग जाते थे। वो भी तो टैक्स ले रहे थे, गुंडा टैक्स ले रहे थे प्रोटेक्शन करने के लिए। किससे प्रोटेक्शन दे रहे थे वो आपको, अपने आप से प्रोटेक्शन दे रहे थे। अगर हमसे प्रोटेक्शन चाहिए तो हमको क्या दो, पैसा दो। बट वो लीगल था कि इलीगल था, इलीगल था। तो ये लीगल कैसे, अगर वो इलीगल था तो ये लीगल कैसे, वो जबरदस्ती ले रहे थे इसलिए लीगल। गवर्नमेंट भी जबरदस्ती ले, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। कह रहे हैं, अच्छा देखो मैं एक एक करके कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो नहीं पे कर पा रहा, गवर्नमेंट उससे नहीं लेती है, ऐसा नहीं है। जीएसटी जैसे है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जैसे इनडायरेक्ट टैक्स है, तो उसमें वो आपकी पेइंग कैपेसिटी नहीं देखते। लेट्स से आपको एक नमक का पैकेट खरीदना है, आपको एक टाटा नमक खरीदना है, अब आप खरीदेंगे तो जो भी मार्केट में रेट, आई डोंट नो, 11 12 13 रुपए, 15 रुपए का, जितने 17 रुपए का, जितने का है उतने का आपको भी मिलेगा। मुकेश अंबानी खरीदेंगे तो उनको भी 17 का मिलेगा, एक रिक्शे वाला खरीदेगा तो उसको भी 17 का मिलेगा। तो गवर्नमेंट इन डायरेक्ट टैक्स में तो ये देखती है एबिलिटी टू पे, बट इन डायरेक्ट टैक्स में नहीं देखती। और क्यों, और क्या कारण। ओके, कह रहे हैं हम जो जॉब करते हैं वो गवर्नमेंट की वजह से करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकालते हैं तो हम जॉब करते हैं। नहीं देखिए, इसमें तो बहुत सारे लोग हो सकता है भड़क जाए अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत है, गवर्नमेंट प्रयास करती है जॉब निकालने का, बट बहुत सारे और प्राइवेट सेक्टर हैं जो आपको जॉब दे रहे हैं। पूरा गवर्नमेंट काम कह सकते हैं, ना कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर ही केवल जॉब दे रहा है। लोग खुद भी बिजनेस कर रहे हैं, खुद भी व्यापार कर रहे हैं। मान लो जो जॉब नहीं कर रहा है, खुद बिजनेस कर रहा है। अब देखिए समझाता हूँ, ये सारे सवाल ना पता होने चाहिए, एग्जाम में नहीं आएंगे, बट ना थोड़े से ना विजन आपका ना थोड़ा सा एग्जाम से परे देखो। जीवन अब आपका जो है, एक बार डिग्री मिल गई तो उसके बाद ना ये कोई समझाएगा आपको बैठ के, ना आप किसी से पूछोगे। देखो भाई, हमारे यहाँ कोई भी लॉ बनाने की पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आप कुछ बना रहे हैं कोई लॉ, तो वो लीगल है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कुछ बन रहा है तो वो लीगल है। तो ये जितनी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाएंगे। जो गुंडा टैक्स था वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं था। और कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, बी आर अम्बेडकर। और अगर आप और ध्यान से और बचपन में जाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पीपल होता है, बाय द पीपल होता है, फॉर द पीपल, लोगों के लिए है, लोगों ने बनाया है। यानी कि ये हम ही लोग ने बनाया है, हमारे ही पूर्वजों ने बनाया है, सबकी सलाह से कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसीलिए हम लोग उसको फॉलो करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ बना दिया गया। तो लीगल है, बिना इसके तो गवर्नमेंट नहीं चलने वाली। तो अगर इसको एक लाइन में समराइज करने की कोशिश करूं तो लिखा है, अ टैक्स इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन। कौन दे रहा है, फ्रॉम द पर्सन, किसको दे रहे हैं, टू द गवर्नमेंट, विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट रिटर्न। मतलब समझ में आया इसका, टैक्स हम कंपल्सरी है, जिनके ऊपर लेवी होता है, जिनके ऊपर लग रहा है तो उनको देना है, गवर्नमेंट को देना है, बिना किसी प्रोपोर्शनेट रिटर्न का। मतलब समझ में आया, यानी बाप नहीं कह रहे वापस कुछ नहीं मिलेगा, नहीं नहीं वापस मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि वापस कुछ नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट अपनी जेब में रख लेगी, खा जाएगी, नहीं, वापस आपको मिलेगा, लेकिन आप प्रोपोर्शनेट रिटर्न, ये ना सोचिए कि आप ही को वापस मिलेगा। लेट से हो सकता है आपने टैक्स पे किया हो, मान लीजिए आपने एक कंट्री में टैक्स पे किया, आपने या एक सिटी में आपने टैक्स पे किया, आपने आगरा में टैक्स पे किया, गवर्नमेंट हो सकता है उस ऐसे से इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और जगह का, कानपुर का सही कर दिया, तो आप ये ना सोचिए कि आप ही के ऊपर खर्चा होने वाला है, यानी आपको प्रोपोर्शनेट रिटर्न नहीं मिलेगा, भला होगा, ओवरऑल भला होगा, जिसमें आप भी शामिल हैं, राइट। ओके, अच्छा, अब जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है वो किन पर्पसेस के लिए ले रही है, क्यों, क्या ले रही है, क्या यूज है उनका। अच्छा, ये यूजेस में आपने कुछ तो बता दिए पहले, आइए देखते हैं पर्पस या यूजेस ऑफ टैक्स। मैंने इसको ना दो पार्ट में बांटा, एक पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज और एक अदर सर्विसेज।
पैसे को कहाँ यूज कर सकते हैं? एजुकेशन सिस्टम में। गवर्नमेंट बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स खोलती है, बहुत सारी जगह पे स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करती है, सारी चीजें हैं ताकि लोग पढ़ लिख पाए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हेल्थ केयर सिस्टम पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह पे, इन सब चीज़ों पे, या आपने देखा कोविड के दौरान गवर्नमेंट ने कितने बड़े स्केल पे फ्री वैक्सीनेशन किया, तो फ्री वैक्सीनेशन जो सबको मिला उसका पैसा कहाँ से आया? लाखों करोड़ों रुपए कहाँ से आए? टैक्सेस से ही तो पैसा आया। ठीक है, पेंशन देती है, बुजुर्गों को पेंशन दे रही है। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ट्रेन वगैरह। अब आप कहेंगे ट्रेन वगैरह में तो सर हमसे टिकट लेते हैं, वो पैसा लेते हैं। नहीं, नॉर्मली क्या है, अगर और डेटा में डेप्थ में जाएं तो ट्रेन वगैरह में जो हम लोगों से टिकट का पैसा लेते हैं, गवर्नमेंट कहती है रेलवे में हमारा इससे ज्यादा खर्चा होता है, या और भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है जैसे बसेस वगैरह है, तो कहती हैं खर्चा हो सकता है इनसे ज्यादा होता हो, पब्लिक से थोड़ा सा कम ले रहे हैं ताकि पब्लिक के लिए इकोनॉमिकल रहे। ठीक है, अदर सर्विसेज में अगर चले जाएं तो एक्सपेंडिचर ऑन वॉर, इंडिया का किसी के साथ अगर वॉर हो गया तो उसमें खर्चा कहाँ से होगा? एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस वगैरह मेंटेन करती है, ऐसा ना हो कि गुंडे सड़कों पे घूमने लगे, है ना, आपका निकलना दुश्वार हो जाए, या आप सोने की चेन पहन के ना निकल पाए, आपको डर ना लगे, तो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बड़ा जरूरी है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स हो गई, इतनी सुंदर सुंदर रोड्स हो गई, आप देख रहे ब्रिजेस बने हुए हैं हर जगह पे, फ्लाई ओवर्स ही फ्लाई ओवर्स हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं मजाक करता जा रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हैं, बड़ा सीरियस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। खैर, ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट अपना ऑपरेशन करा लेती है किसी हॉस्पिटल में जाके? नहीं, ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट में बहुत सारे गवर्नमेंट की और चीजें भी हो सकती है जिनके लिए गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत पड़ती है। राइट, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अभी तक जितना अपने ने पढ़ा, इससे हम लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या टेक अवेज है? टैक्स जो है एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है। कौन दे रहा है? पर्सन दे रहा है। किसको दे रहा है? गवर्नमेंट को दे रहा है, बिना किसी प्रोपोर्शनेट रिटर्न के, और जिसको गवर्नमेंट आपके अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज करती है। कोई डाउट किसी को? नहीं। सर, टैक्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? आइए देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं टैक्स के। टैक्स कंपल्सरी है, पहली कैरेक्टरिस्टिक। कंट्रीब्यूशन है, हम लोग कंट्रीब्यूट ही तो कर रहे हैं टुवर्ड्स टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, टुवर्ड्स अलग अलग स्कीम गवर्नमेंट की, कंट्रीब्यूशन है। टैक्स पब्लिक के बेनिफिट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है। कोई डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स पेयर को नहीं मिलेगा। वही डायरेक्ट बेनिफिट मतलब वही प्रोपोर्शनेट रिटर्न की आप उम्मीद मत करिएगा कि आपने 2 लाख का टैक्स दिया तो 2 लाख रुपए आपके ऊपर खर्चा होंगे, ऐसा नहीं है। टैक्स इज पेड आउट ऑफ द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर, आप जो कमाई करेंगे उससे आप टैक्स का पेमेंट करते हैं। गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवी टैक्स, गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है तभी तो लगा रही है। मेरे पास अधिकार नहीं है, अगर मेरे पास अधिकार होता तो मैं भी लगा चुका होता। गवर्नमेंट के पास अधिकार है, और मैंने आपको बताया किसने ये अधिकार दिया गवर्नमेंट को? कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया, उसके हिसाब से गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है। यानी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कंपल्सरी है, कंट्रीब्यूशन है, पब्लिक बेनिफिट के लिए है, ग्रोथ के लिए है, टैक्स पेयर को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलना, आप अपनी इनकम से दे रहे हैं, बेसिकली जो कमा रहे हैं उससे आप पेमेंट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के पास ये पावर है। हाँ जी, बताइए क्वेश्चन। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनका डाउट बेसिकली ये है कि लेट्स से मान लीजिए कह रहे हैं 2 लोग हैं, एक कोई है जो कमाता है 5-10 हजार रुपए महीना, और एक जो दूसरा व्यक्ति है वो कमा रहा है 50,000 रुपए महीना। 2 अलग अलग लोग हैं। तो इनका डाउट ये है कि क्या दोनों को सेम अमाउंट ऑफ टैक्स, कोई फिक्स अमाउंट होता है टैक्स का, वो पे करना पड़ेगा कि अलग अलग देना पड़ेगा? देखिए, अभी ना इसी में ही इनकम टैक्स में मैं आपको टैक्स निकालना सिखाऊंगा, टैक्स रेट सिखाऊंगा, टैक्स का स्लैब सिखाऊंगा कि कितने अमाउंट तक टैक्स नहीं देना होता, उसके आगे कितने % देना होगा, और अमीर है तो और ज्यादा देना होगा, और कितना देना होगा, सरचार्ज क्या होता है, सेस क्या होता है। तो टैक्स निकालना सिखाऊंगा मैं आपको कि किसको टैक्स देना है, कितनी इनकम के बाद देना है, कैसे कैलकुलेट होता है। इस पे पूरा अपने लोग 1-2-3 दिन लगाएंगे आराम से।
एक और अच्छा क्वेश्चन है कि सीनियर सिटीजन्स की इनकम पे क्या टैक्स नहीं लगता? आंसर इज नो, बिल्कुल लगता है, बट उनके लिए थोड़ी सी एग्जेम्पशन लिमिट, थोड़ी सी छूट जो होती है वो ज्यादा होती है। वो भी हम लोग उसी में ही जब टैक्स निकालना सीखेंगे तो वहां पे मैं सब कुछ सिखा करके आपको चलूंगा। ऐसा कुछ ऐसा कुछ वहां पे जो भी है वहां पे सीखेंगे। अभी बोल पाना इसलिए सही नहीं है क्योंकि जब मैं वहां जाऊंगा तब आपको टैक्स रेट सिखा पाऊंगा कि कितने अमाउंट तक कितना लगता है। ठीक है ना? ये कुछ वैसा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसा है, इसके लिए समझाता हूँ। देखिए सपोज करिए एक इंसान, ये जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ये आने भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर जरा समझिएगा। मान लीजिए कोई इंसान पहली बार एरोप्लेन में बैठने जा रहा है, घर से निकला बड़ी एक्साइटमेंट में कि आज फ्लाइट में बैठेंगे, है ना? टैक्सी में बैठा एयरपोर्ट के लिए, टैक्सी वाले से पूछ रहा है भैया ये प्लेन दिखता कैसा होगा, एयरपोर्ट में क्या क्या होगा। एयरपोर्ट पहुंचा, बोर्डिंग पास वगैरह लिया, उससे पूछ रहा है टेक ऑफ होता है तो डर तो नहीं लगेगा, हम उल्टे तो नहीं हो जाएंगे, अंदर एयर होस्टेस होंगी कि नहीं होंगी? अब जरा समझिए, उसके अंदर ये एक्साइटमेंट है, होनी भी चाहिए, फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहा है, बट ये सारे सवालों का जवाब उसको ड्यू कोर्स पे अपने आप ही मिल जाएगा, बस उसको थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है। बैठने जा ही रहा है, बैठेगा, सारे सवाल सामने आ जाएंगे उसके जो भी थे, कि सुंदर सी हेयर होस्टेस है कि कोई बुड्ढे से अंकल हैं, कौन है ना, क्या क्या वो खाना पीना लेके आए हैं, फ्लाइट कैसे कैसे लगती, जान निकल जाती है क्या, क्या हो रहा है, वो सारे उसको जवाब मिलेंगे। सेम चीज हमारे टेक्स्ट में भी, ये आपके आएंगे, आप मेरे से पूछते रहिए, बट इनमें से कुछ चीजों का जवाब मैं आपको तुरंत दे पाऊंगा, कुछ चीजों का जवाब मैं आपको बाद में दे पाऊंगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कॉपी में कहीं पे भी पीछे नोट कर सकते हैं कि सर ने कहा कि इस चीज का जो आपने भी पूछा, इसका जवाब जब हम टैक्स रेट पढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा, लिख लो। कहीं ऐसा ना हो ना कि बाद में मैंने बताया ही नहीं, तो टैक्स रेट में जब पढ़ेंगे उसमें मिल जाएगा। अच्छा, आपने पढ़ा हुआ है टैक्स रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बट मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि किसी ने नहीं पढ़ा, तो हम लोग जैसे ही आएगा तब पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में, है ना? तब तक हमको भी कुछ नहीं आता, हम भी देखो रोज का रोज पढ़ के आते हैं, जरा से समझो, रोज के रोज पढ़, आज इतना ही पढ़ के, आज टैक्स रेट पता ही नहीं क्या होता है, जब पढ़ेंगे बेटा तो आएगा। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? नहीं। अच्छा ये बताओ, ये क्या पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक क्या दिख रहा है, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। ये वर्ड तो आई डोंट थिंक कि आपने इससे पहले कभी भी सुना होगा, कैनन्स वर्ड मेरे हिसाब से कभी नहीं सुना होगा। बट ये क्या होता है जैसे समझिए, जब भी कोई भी टैक्स लॉ बनाया जाता है तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन तो परमिशन आपको दे ही रहा है बनाने की, उसके बाद भी बनाते समय गवर्नमेंट कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ रूल्स को, कुछ पॉलिसीज को अपने दिमाग में रखती है, तब जाकर के टैक्स लॉ बनाती है। मतलब गवर्नमेंट, मान लो सपोज करो गवर्नमेंट ने एक टैक्स लॉ बना दिया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, गवर्नमेंट ने एक टैक्स लॉ बना दिया कि सभी को इंडिया में अगर रहना है तो हर इंसान को 1 लाख रुपए साल में टैक्स देना होगा। उसने कहा दैट्स इट, बात खत्म, बना दिया, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास करा लिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से साइन करा लिया, एसेंट ले ली, तो वो लॉ बन गया। कोई भी लॉ ऐसे बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आपको पावर मिली, फिर आपने लॉ ड्राफ्ट किया, बिल बना, बिल बनने के बाद बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से आपने उसको पास कराया, प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एसेंट ली, लॉ बन गया। लॉ बन गया, बताओ, लॉ बन गया, लीगल तो है, लेकिन क्या ये लॉ आपने जो बनाया है ये लोग फॉलो कर पाएंगे? सभी को 1 लाख रुपए टैक्स देना है, कहां से देंगे? हर इंसान जिसकी कमाई नहीं है वो कैसे टैक्स देगा? एक छोटा बच्चा है, कहां से टैक्स लाएगा? तो टैक्स जब भी बनाए जाते हैं, टैक्स लॉज जब भी बनाए जाते हैं, तो गवर्नमेंट भी कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, कुछ रूल्स को फॉलो करती है, उसको हम कहते हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन। बेसिकली देयर आर 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, 4 कैनन है जब भी कोई टैक्स लॉ बनेगा, जब भी कोई टैक्स लॉ, जैसे अभी 2017 से जीएसटी आया, अब तो टाइम हो गया आए हुए, 2017 से पहले दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस से एक्साइज ड्यूटी, वैट वगैरह कुछ और लगता था, बट जैसे जीएसटी आया, जीएसटी लॉ बना, तो गवर्नमेंट कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ नॉर्मल चीजों को दिमाग में रख करके बनाती है कि भैया जो नेसेसिटी वाली चीजें हैं, जो रोजमर्रा वाली चीजें हैं, उस पर जीएसटी मत लगाओ, है ना? आटा दाल चावल इंसान खरीदने जा रहा है, सब्जी खरीदने जा रहा है, अंडा खरीदने जा रहा है, मिल्क खरीदने जा रहा है, मत लगाओ। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से करके चलती है। सेम चीज कहां से आई? कैनन से आई। क्या 4 कैनन्स हैं? पहले ऊपर पढ़ते हैं क्या लिखा है। कैनन मींस क्राइटेरिया बाय विच समथिंग इज जस्ट, यानी क्राइटेरिया जिससे आप कोई भी चीज जज कर सकते हैं, या आप इसको
बेसिक कहें, बेसिकली कहें तो ये जनरल रूल आप कह लीजिए कैनन को, इट ऑल्सो मीन जनरल रूल या प्रिंसिपल या क्राइटेरिया। तो वो प्रिंसिपल जिसके बेसिस पे टैक्स लॉ बनते हैं, सबसे पहला है कैनन ऑफ इक्विटी। इट मींस दैट टैक्स शुड बी लेविड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि सब पे बराबर टैक्स लगाया जाए? नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जिसकी जितनी क्षमता है उसको दिमाग में रख के आप टैक्स लॉज बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, इक्वलिटी का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। इक्वलिटी बोल लीजिए, इक्विटी बोल लीजिए, उसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। सपोज करिए घर में आप हैं और आपका कोई छोटा भाई बहन है ना, आपसे काफी छोटा है वो, और आप ही दो लोग हैं। अब मम्मी या पापा जो भी 3 चॉकलेट्स लेके आए, आप बड़े हैं, वो छोटा है। अब इसको कैसे डिवाइड करना चाहिए बताओ? क्या आधा आधा करवा दोगे? नहीं, 2 चॉकलेट्स उसको मिलनी चाहिए और 1 चॉकलेट आपको। आपको मन तो हालांकि मान नहीं रहा इस बात को, हमको क्यों 1 मिलनी चाहिए, लेकिन देखा जाए तो आप थोड़े बड़े हैं, तो आपका 1 में काम होना चाहिए और उसका 2 में। अच्छा चलो, ये बात नहीं समझ में आती तो उल्टा समझो। मान लो घर में खाना बना, रोटी बनी, ठीक है ना, वो छोटा है, उसकी 1 रोटी की भूख है, मम्मी आपको भी 1 ही रोटी देती, बराबरी कर लो। आप कह रहे हो मम्मी कह रही नहीं नहीं, बराबरी कैसे होगी, तुमने चॉकलेट बराबर मांगी थी। दैट मीन्स आपको अगर 2 रोटी की भूख है, आपकी 2 की कैपेसिटी है तो आपको 2 मिलेगी, उसकी 1 की कैपेसिटी छोटा है तो उसको 1 मिलेगी। ये होती है इक्विटी या इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब कि देख समझ करके काम करना, यानी जब इनकम टैक्स भी बनाना, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि जो अमीर होते हैं, जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, उनका टैक्स रेट थोड़ा ज्यादा होता जाता है। हमारे इंडिया में हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स रेट को फॉलो करते हैं। कम कमाते हैं तो हो सकता है मे बी हमें 5% टैक्स देना हो, ज्यादा कमाए तो मे बी हो सकता है 10%, और ज्यादा तो 20, और ज्यादा तो 30%। तो जैसे जैसे अमीरी बढ़ती जाएगी, गवर्नमेंट कहती है आप टैक्स का थोड़ा ज्यादा बर्डन भी शेयर कर लेंगे तो आप पे फर्क नहीं पड़ेगा। समुद्र में से अगर 2 4 10 बाल्टी पानी निकाल भी लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो गवर्नमेंट देख करके बनाती है। ये पहला कैनन है, कैनन ऑफ इक्विटी। पढ़ना अंदर, इट मींस दैट टैक्स शुड बी लेविड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी। एग्जांपल देखिएगा, टैक्स पेयर विथ इक्वल एबिलिटीज शुड पे सेम अमाउंट ऑफ टैक्स। जिनकी सेम एबिलिटी है, मान लीजिए आप भी कमा रहे हैं 10 लाख रुपए साल का और आपका फ्रेंड भी कमा रहा है 10 लाख रुपए साल का, और गवर्नमेंट ने क्या कह रखा है, आपसे कह रखा है आप 10 लाख कमाते हो, आप टैक्स पे करना 1.5 लाख, और आपके फ्रेंड से कह रखा है तुम केवल बेटा 1 लाख दे। अब आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट आप सेम कमा रहे हैं, 10 आप भी कमा रहे हैं, 10 वो भी कमा रहे हैं। तो अगर टैक्स लेना है तो टैक्स का अमाउंट भी सेम होना चाहिए, यानी जिसकी कैपेसिटी सेम, जिसकी इनकम सेम, उस पर आप सेम लेवल का टैक्स लगाइए। टैक्स पेयर विद इक्वल एबिलिटी शुड पे सेम अमाउंट ऑफ टैक्स, एंड टैक्स पेयर विद ग्रेटर एबिलिटी, मुकेश अंबानी है, क्या उनसे और हमसे सेम टैक्स लेना चाहिए? नहीं, हमारे पास इतना ही नहीं, कहां से देंगे? तो उनसे आप ज्यादा लीजिए, शुड पे मोर टैक्स, राइट। दूसरा है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। ये क्या है? आपने शायद सुना हो, हर साल बजट आता है, सुना है? सुना है। आमतौर पे फेब में आता है, फरवरी वगैरह में आता है आपका। हालांकि जब 5 इयर्स में एक बार इलेक्शन का ईयर होता है, गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली होती है, तो गवर्नमेंट बनने के बाद आता है, मई जून वगैरह में आता है। गवर्नमेंट जब नई गवर्नमेंट बन जाती है, जिसकी भी बने, उसके बाद आता है, नहीं तो नॉर्मल फेब में आता है। फेब में जब बजट आता है तो फाइनेंस मिनिस्टर आने वाले साल के, जैसे फेब में बजट आया तो जो अब साल शुरू होने वाला है, अच्छा जो साल शुरू होने वाला है उसके लिए बजट आता होगा कि जो साल खत्म हो गया? जो स्टार्ट होने वाले, जाहिर सी बात है जो खत्म हो गया उसकी तो एक्चुअल फिगर्स आपके सामने, बजट मींस एस्टिमेशन, फोरकास्ट कर रहे हैं आप। तो जो साल शुरू होने वाला है, फेब के बाद कौन सा साल शुरू होगा? हम लोग तो जनवरी दिसंबर समझते हैं, जनवरी में नया साल। नहीं, हमारे इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में हम लोग नया साल कब मनाते हैं पता है? अप्रैल टू मार्च चलता है। 1 अप्रैल नया साल शुरू होता है, फूल्स डे वाले दिन, है ना, हम लोग फूल की तरह लगे रहते हैं, और 1 अप्रैल से 31 मार्च ये हम लोग फॉलो करते हैं। तो फेब में जो बजट आता है वो आने वाले साल जो अप्रैल से शुरू होने वाला था उसके लिए आता है। और बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ये बताते हैं या बताती हैं कि आने वाले जो साल है उसमें क्या टैक्स रेट्स होंगे, या कोई अमेंडमेंट्स कर रहे हैं क्या। मतलब सब कुछ नहीं चेंज हो जाता, कई बच्चों को लगता है कि बिल्कुल सब कुछ इनकम टैक्स पूरा चेंज हो जाता होगा, नहीं।
कुछ थोड़े बहुत अगर उनको बदलाव करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, टैक्स क्रेडिट कम ज्यादा करने हैं या कुछ और बदलाव करना है, तो वो बताते हैं कि आने वाले टाइम के लिए ये है, राइट। उसके हिसाब से इंसान कमाता है पैसा और फिर जैसा ऐसा प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से टैक्स पे करना होता है। अगर मान लो गवर्नमेंट ऐसा करे, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका अगर गवर्नमेंट ऐसा करे कि गवर्नमेंट आपसे कहे पहले कमा लो, इस साल पहले कमा लो, कमाने के बाद हम बताएंगे कि हम तुमसे टैक्स कितना लेंगे, अभी हम सस्पेंस रख रहे हैं। मतलब आपसे कह रही है अभी नहीं बता रहे कुछ भी, बाद में बताएंगे। आपने कहा ठीक है, आपने बाद में कमा लिया, गवर्नमेंट कह कितना कमाया, आपने कहा 15 लाख, गवर्नमेंट कह रही ठीक है 14 लाख रुपए हमको दे दो, जल्दी लाओ। आप कहेंगे पहले बताते तो हम कमाते ही नहीं, हम भी मंदिर के बाहर बैठ जाते, पागल है क्या? यानी दैट मीन्स आपको टैक्स पेयर को सब कुछ पहले से बताना चाहिए, एटलीस्ट वो अपनी उस हिसाब से प्लानिंग कर पाए। तो कैनन ऑफ सर्टेनिटी, इंसान के पास सर्टेन चीजें हो पहले से उसको पता हो, उसके लिए आप अनसर्टेनिटी मत छोड़ो। तो अच्छे लॉ की यही पहचान है कि सर्टेनिटी रहनी चाहिए। दूसरा कैनन, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, दिस मीन्स दैट द रूल्स ऑफ टैक्स शुड नॉट बी अनसर्टेन। हमें कब टैक्स पे करना होगा, हमें कितना पे करना होगा, हमें उसमें आईटीआर भरना होगा कि नहीं भरना होगा, या कैसे आईटीआर भरना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है, क्या करना होगा, वो सब पहले से बताइए। द रूल्स शुड क्लियरली स्टेट व्हेन द टैक्स इज टू बी पेड, कब टैक्स देना है, एट व्हाट रेट इज टू बी पेड, कितना देना है, एंड हाउ इज टू बी पेड, कैसे पे करना है। क्लियर? पहला कौन सा था कैनन? कैनन ऑफ इक्विटी। दूसरा कैनन ऑफ सर्टेनिटी। तीसरा है कैनन ऑफ कन्वीनियंस। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कैनन एवरी टैक्स शुड बी लेविड इन सच अ मैनर एंड एट सच अ टाइम दैट इट अफोर्ड्स टू द मैक्सिमम कन्वीनियंस टू द टैक्स पेयर। मतलब यार समझिए, टैक्स पेयर को आराम मिले, ऐसा लॉ बनाए कि टैक्स पेयर को बहुत ज्यादा असुविधा ना हो, सुविधा रहे, दिक्कतें ना हो, मुश्किलें ना हो। जैसे मान लीजिए, जैसे जीएसटी लगता है ना। अब मान लीजिए किसी की किसी तरीके की कोई शॉप है या रेस्टोरेंट है, मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है, आप रेस्टोरेंट में गए, या मान लेते किसी की शॉप है ना, शूज की शॉप है, जूते की शॉप है, आपने उसके ऐसे शूज खरीदे, बिल बना 1000 रुपए का प्लस जीएसटी, मान लेते हैं उसमें 100 रुपए का जीएसटी, ऐसे मैंने ऐसे ही बोल दिया, कोई भी फिगर है, 100 रुपए का जीएसटी बना। अब अगर मान लो गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया होता कि पहले ये 100 रुपए का जीएसटी तुरंत जमा होगा, तो दुकानदार आपसे कहता सर बैठिए, हम अभी अपने बंदे को भेज रहे हैं गवर्नमेंट के पास 100 रुपए जमा करने के लिए। दुकानदार अपने स्टाफ को आवाज देता, रामू काका ये लीजिए 100 रुपए, गवर्नमेंट पर जल्दी जमा करके आइए। रामू काका भागते भागते गए, जमा करके आए, तब तक आप बैठे थे। जब जमा करके आए, पर्ची मिल गई, तब उन्होंने आपको जूते हैंड ओवर कर दिए। जैसे ही आप गए, दूसरा कस्टमर आ गया, रामू काका को हार्ट अटैक पड़ गया। क्या ऐसे व्यापार हो पाएगा? क्या लोगों के पास इतना पेशेंस है कि लोग बैठेंगे? नहीं, गवर्नमेंट कहती भी नहीं, ऐसा करना भी नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, ड्यू डेट बता रखी है, क्या बार बार मत जमा करिए, आप महीने के जब महीना खत्म हो तो उसके बाद इस तारीख तक, लेट से अगले महीने की 20 तारीख तक जमा कर दीजिएगा जीएसटी, या क्वार्टरली लगता है तो क्वार्टरली अगले महीने के 18 तारीख की, जो भी है वो सब जीएसटी पड़ेंगे। तो जब भी टैक्स लॉ बनाए जाते हैं तो ये भी देखा जाता है कि लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां ना हो जाएं। पढ़िएगा, अकॉर्डिंग टू दिस कैनन every tax should be levied in such a manner and at such a time that it affords to the maximum convenience to the taxpayer, maximum convenience रहे taxpayer को। चौथा क्या है? कैनन ऑफ इकोनॉमी। ये क्या? देखिए आजकल ना बेटा ऑनलाइन का जमाना है, तुम लोग ऑनलाइन जनरेशन हो, ऑनलाइन सब कुछ देखा है, आपने कभी लाइनें नहीं लगाई, चाहे बिजली के बिल पे करने के लिए हो, चाहे टेलीफोन के बिल के पे करने के लिए हो, चाहे टैक्स पे करने के लिए हो। लेकिन हो सकता है कि आपके घर पे मम्मी पापा ने कभी लाइनें लगाई हो। हमेशा से जीवन ऑनलाइन नहीं था, हम लोगों ने लाइनें लगाई थी, है ना। बीएसएनएल लगा होता था तो फिर उसका बिल पे करने के लिए जाते, एक दिन वहां बर्बाद होता था, बीएसएनएल वाले एक दिन बर्बाद करते थे पूरा फोन का बिल जमा करने में। अब तो सब कुछ क्या है, आप कैसे जमा कर सकते हो? ऑनलाइन। इवन टैक्स का पेमेंट कैसे होता था? टैक्स का पेमेंट आरबीआई में पेमेंट होता था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाते थे,
है ना, चालान लेते थे, चालान भरते थे, फिर उसके बाद लाइन लगती थी लंबी, फिर वहां जमा होता था। और भी बैंक्स को गवर्नमेंट ने दिया हुआ था, एसबीआई वगैरह को, फिर वहां जमा होता था, मैनुअली जमा करते थे जाकर के, समय बड़ा बर्बाद हो रहा था साहब। दूसरी बात, इसकी कॉस्टिंग भी आ रही थी गवर्नमेंट को। सर किस बात की कॉस्ट? सपोज करो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लगाया हुआ है, तो वहां के स्टाफ को लगाया है, तो गवर्नमेंट उनको कमीशन देती थी ना, वो काहे के लिए अपना बंदा आपके लिए एंगेज करे हुए हैं, टैक्स लेके जमा कर रहे हैं, तो कुछ सर्टेन परसेंटेज, कुछ सर्टेन अमाउंट उनको कमीशन मिलता था, गवर्नमेंट की कॉस्टिंग आ रही थी। अब क्या है, सब कुछ ऑनलाइन। क्या गवर्नमेंट आपसे ऐसा कह दे कि बेटा एक काम करना, तुम जहां भी रहते हो इंडिया के किसी भी कोने में, जो टैक्स बने फटाफट ट्रेन पकड़ो और दिल्ली आओ, और दिल्ली में जाकर के यहाँ पे जमा करो, सब लोग दिल्ली जाएंगे जमा करने? नहीं ना। कलेक्शन की कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, लोगों के लिए कितनी दिक्कतें हो जाएंगी। तो ऐसा कलेक्शन का मेथड रखिए कि जिसमें कलेक्शन का खर्चा कम से कम हो, ना के बराबर हो। तो दिस कैनन इंप्लाइज दैट कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शैल बी मिनिमम। एंड इसके लिए बहुत बड़ा थैंक्स आईटी को जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जितना डेवलपमेंट किया, उससे हम और आप आलसी होते चले गए, और आने वाले समय में और होते चले जाएंगे। अब सब कुछ हमारे टच पे है, मोबाइल के हिसाब से हमको सब कुछ कर सकते हैं, चाहे टैक्स का पेमेंट करना हो, चाहे कुछ करना हो, आप बैठे बैठे 1 क्लिक में सारी चीजें हो जाती हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कौन से 4 कैनन आपने पढ़े? पहला, कैनन ऑफ इक्विटी। क्या सर हमें सीक्वेंस में याद करना है? नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ये 4 दिमाग में होने चाहिए। दूसरा, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। तीसरा, चौथा, जल्दी से याद कर लो चारों के नाम। आपसे हो सकता है एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा कैनन नहीं है, तो इन 4 में से 3 ऑप्शन तो इन्हीं में से मिल जाएंगे, एक कोई और मिल गया, कैनन ऑफ कैटरीना कैफ, इस तरीके से करके, तो आप समझ जाएंगे वो वाला आंसर है, क्योंकि वो कैनन ही नहीं है। तो कैनन ऑफ इक्विटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ इकोनॉमी। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट आ तो रहा होगा, कुछ ना कुछ डाउट दिमाग में, पूछ लो। पूछना है? नहीं? अच्छा, चलो भाई, कुछ नहीं पूछना तो ये नोट पढ़ो। अच्छा टैक्सेशन सिस्टम, अच्छा टैक्स लॉ किसको बोलेंगे, जिसमें कौन सा कैनन है? ये चारों कैनन देख के जो टैक्स बनाया गया वो टैक्सेशन सिस्टम सबसे अच्छा है। गुड टैक्सेशन सिस्टम शुड फॉलो ऑल दीज कैनन्स। इनकम टैक्स सुना है कभी नाम आपने? सुना है? कस्टम ड्यूटी वर्ड आज से पहले सुना था कि मेरे मुंह से ही सुना है? सुना है सभी ने कस्टम ड्यूटी। अच्छा, और सेस नहीं सुना होगा आपने, ये सेस वर्ड शायद आपने पहली बार सुन रहे होगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ऐसा कोई सेस कभी सुना है आपने? है? इनकम टैक्स में आपने सुना है, मे बी ग्रेजुएशन वगैरह में आपने सुना होगा। ओके, बाकी जिन्होंने ग्रेजुएशन से नहीं है उन्होंने जाहिर सी बात है ये वर्ड नहीं सुना होगा। देखिए 3 चीजें हैं हमारे टैक्स लॉ में। एक है टैक्स, दैट इज जैसे इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक वर्ड होता है ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी को कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस ड्यूटी नहीं बोलते। और एक होता है सेस, CESS। ये तीनों ही गवर्नमेंट हमसे ले रही है, और आमतौर पे इन तीनों का मतलब लोग टैक्स ही समझते हैं, लेकिन इन तीनों में बड़ा माइन्यूट सा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा अंतर, हल्का सा अंतर होता है। क्या होता है, मैं आपको, मेरी तरफ देखिए, मैं आपको पहले ओरली समझा देता हूं। जो आपका, मेरी तरफ देखेंगे सभी लोग, अब मेरी तरफ देखो, जो आपका टैक्स है वो कंपलसरी होता है पे करना, अगर लगा है तो आपको देना पड़ेगा। जो आपका ड्यूटी है वो भी कंपलसरी होती है, लगी है तो देनी पड़ेगी। लेकिन जो सेस होता है वो बताओ, दो कंपलसरी तो वो ऑप्शनल नहीं, वो भी कंपलसरी होता है, कोई डिफरेंस नहीं, तीनों को देना पड़ता है आपको कंपलसरी। तो डिफरेंस ही नहीं है। अरे इसमें नहीं है, दूसरा सुनो। टैक्स इनकम होती है तो उसके हिसाब से देना होता है, बेस्ड ऑन रेवेन्यू होता है, जैसे इनकम कमाई उसके हिसाब से टैक्स लगता है। सेस भी, सेस जो सबसे आखिरी भी लिखा था, सबसे आखिरी में सेस, सेस भी बेस्ड ऑन रेवेन्यू होता है। बट जो ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी, वो आपकी रेवेन्यू यानी आपकी इनकम पे बेस्ड नहीं होती। कस्टम ड्यूटी लगती है बेसिकली, आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी होती है, इंपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट करने पे एक्सपोर्ट ड्यूटी।
तो वो इनकम के हिसाब से नहीं लगती। भले ही आपने अपने पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट करेंगे तो भी देनी होती है, बेचने के लिए करेंगे तो भी देनी होती है, तो बेस्ड ऑन इनकम नहीं होती। ये अंतर होता है। और क्या अंतर होता है? टैक्स और ड्यूटी। टैक्स और ड्यूटी बीच वाला बोलो, टैक्स सबसे पहले मेरे चार्ट में लिखा हुआ है, ड्यूटी बीच वाला। टैक्स और ड्यूटी गवर्नमेंट फ्री होती है किसी भी पर्पस को यूज करने के लिए। अगर उसको लगता है कि इसको हमें इससे इतना पैसा हेल्थ सेक्टर में लगाना है, वहां लगा सकते हैं। इस पैसों से हमें वॉर पे खर्चा करना है, कर सकते हैं, फ्री होती है। लेकिन जब सेस की बात आती है तो सेस एक पर्टिकुलर चीज के लिए लगाया जाता है। यानी सेस बेसिकली जब भी आएगा तो वो किसी पर्टिकुलर नाम से आता है। सोशल वेलफेयर सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो नाम समझ आ रहा है, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो इससे जो पैसा आएगा, इसका पैसा गवर्नमेंट केवल हेल्थ पे और एजुकेशन पे ही खर्चा करेगी। तो ये एक छोटा छोटा डिफरेंस है। और एग्जाम्पल में बात करो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एग्जाम्पल में, टैक्स में एग्जाम्पल आप इनकम टैक्स ले सकते हैं, जीएसटी ले सकते हैं, इधर कस्टम ड्यूटी, और इधर सेस में बात करें तो एचईसी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा है, टैक्स, ड्यूटी, सेस। तीनों में आप देखें तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कंपलसरी है तीनों, कोई भी ऑप्शनल नहीं है, लगा है तो देना पड़ेगा, कंपलसरी पेमेंट। टैक्स में और सेस में आप देखिए तो सेकंड पॉइंट जो लिखा है टैक्स में और सेस में, तो लिखा हुआ है जनरली बेस्ड होता है किस पे? रेवेन्यू पे। इनकम दी, इनकम आप लिख लो ब्रैकेट में चाहो तो, वहां पे इनकम पे बेस्ड होता है। लेकिन ड्यूटी जो है वो आपके रेवेन्यू पे, इनकम पे बेस्ड नहीं होती। वो बेसिकली मूवमेंट पे, अगर आपने इंपोर्ट किया है तो ड्यूटी अगर लगनी है तो फिर वो लगेगी। टैक्स का पैसा और ड्यूटी का पैसा, टैक्स का पैसा और ड्यूटी का पैसा गवर्नमेंट फ्री है अपने हिसाब से यूटिलाइज करने के लिए, जिस भी चीजों में उसको जरूरत लग रही है वहां पे यूज करने के लिए। बट सेस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से कलेक्ट किया जाता है, एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए कलेक्ट किया जाता है, एक पर्टिकुलर नाम से कलेक्ट किया जाता है, तो उसका पैसा उसी पर्टिकुलर चीज के लिए यूज होता है। एनी अमाउंट कलेक्टेड बाय वे ऑफ सेस कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज कलेक्टेड। एग्जाम्पल आपके सामने है। और एक चीज, इन तीनों में सबसे ब्रॉडर वर्ड है टैक्स। मतलब जब भी हम लोग टैक्स बोलते हैं ना कि आप टैक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो दैट मीन्स हम टैक्स भी बोल रहे हैं, हम ड्यूटी भी बोल रहे हैं, और हम सेस भी बोल रहे हैं। अल्टीमेटली मतलब तो ये है ना, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। बट थोड़ा सा जो डिफरेंस था वो आपको पता होना चाहिए, तो आपको बता दिया गया। आपसे हो सकता है पूछ ले कि सेस का पैसा क्या गवर्नमेंट फ्री है अपने हिसाब से किसी भी पर्पस पे यूटिलाइज करने के लिए? आप कहेंगे नो, जिस पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया है उसी पर्पस में वो यूज करेंगे, और किसी पर्पस में यूज करने के लिए नहीं है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नहीं। टोल टैक्स, जब आप रोडे में जाते हैं या आप कहीं पे जाते हैं तो गवर्नमेंट वो लेती है ताकि आपको सही से रोडे दे पाए, गड्ढे उसमें कम हो, वो भी एक तरीके का टैक्स है, बिल्कुल टैक्स। और कोई टैक्स? टैक्स तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, बहुत सारी चीजें, बट हमारे करिकुलम में ये अपने पास है। मेजर ये है, मेजर ये है। फिर से बोलिए। बिल्कुल, कह रहे हैं जैसे टैक्स लिया जाता है वैसे सेस भी रेगुलरली लिया जाता है जी। अभी आप जब टैक्स रेट पढ़ेंगे ना तो आपको मैं वहां पे पढ़ाऊंगा कि इनकम टैक्स और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये दोनों हस्बैंड वाइफ है ना। जहां जहां इनकम टैक्स जाएगा वहां वहां वाइफ जाएगी ही जाएगी, लगती जरूर है, ठीक है ना, सेस जरूर लगेगा लगेगा, वो आपको पढ़ाऊंगा, वो जाते ही जाता है, वो भगवान के नाम पे वो देना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट कह रही है, वो आपको पढ़ाऊंगा मैं, यानी कंपलसरी लगता है वहाँ पे। और कोई डाउट? नहीं? पक्का? अच्छा, कितनी तरीके के टैक्स होते हैं? दो, मैंने ही शुरुआत में बता दिया था। कौन से दो? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अच्छा, आज ही सुना था कि इससे पहले सुना था? यार सी बात है, पहले आपने सुन रखा होगा, सभी ने सुन रखा था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। मैंने पढ़ाया तो है नहीं, तुम लोग को पता कैसे इतनी सारी बातें? और अच्छा, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। अंतर क्या होता है डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में? डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली लगे, अच्छा वेरी गुड। और इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्टली लगे, ओके ठीक है। डायरेक्ट टैक्स वही, डायरेक्ट टैक्स आप पे करते हैं, मैं भी तो पे करता हूँ। मैं समझ गया था क्या था।
क्या बात है, तुम लोग को पढ़ाऊं क्या मैं, सब कुछ तो आता है। तुम लोग इंस्टीट्यूट को चिट्ठी लिख दो कि दे दो, एग्जाम ले आओ, हम पास हो जाएंगे। बिल्कुल सही बता रहे, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कोई और झेलता है। उसका इंपैक्ट एंड इंसिडेंस दोनों अलग अलग व्यक्ति पे पड़ता है। दैट मीन्स जैसे जैसे सपोज करिए, मैं पहले जीएसटी की बात करता हूं। जीएसटी, पार्ले जी के बिस्किट की बात करता हूं। आप दुकान में गए, आपने 5 रुपए का बिस्किट खरीद लिया, 5 रुपए में 1 रुपए जीएसटी जुड़ा था। आपने 5 रुपए दुकानदार को दिए और आप आ गए। अब आप बिस्किट्स को आराम से चाय में डिबो डिबो के खा सकते हैं। अगर कल को वो पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचता है, तो गवर्नमेंट किसको पकड़ेगी? आपको पकड़ेगी कि शॉपकीपर को पकड़ेगी? किसको पकड़ेगी, आपको कि सप्लायर को? सप्लायर को पकड़ेगी, आपको थोड़ी ना पकड़ेगी। तो चाय निकालो, बिस्किट निकालो हमारा, उसको पकड़ेगी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं तक थी कि आपने उसको पेमेंट कर दिया। या फिर आपने मान लीजिए मूवी देखने गए, पिक्चर देखने गए, टिकट ली, टिकट में सीजीएसटी एसजीएसटी भी तो होता है, उसका पेमेंट आपने किया। अब क्या आप पहले जमा कराने जाते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी गवर्नमेंट के पास? नहीं, आप तो जाएंगे, टिकट खरीदेंगे, पॉपकॉर्न खरीदेंगे और आराम से बैठ जाएंगे, आज पिक्चर देखेंगे। अगर आपके ऊपर लाइबिलिटी डाल दी जाए तो आप पिक्चर ही नहीं जाएंगे। तो आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी है किसके ऊपर? जो सेल कर रहा है, जो सप्लायर है, जो सर्विस आपको दे रहा है, उसके ऊपर लाइबिलिटी है। यानी दैट मीन्स जमा कराना है उसको, लेकिन बर्डन उसकी जेब पे नहीं पड़ा, बर्डन पड़ा है आपकी जेब के ऊपर। बर्डन आपके ऊपर कैसे पड़ा है? पैसा तो आपकी जेब से लेगा ना। मान लो 100 रुपए की टिकट थी, 18 रुपए का टैक्स था मान लेते हैं, तो आपसे 118 उसने लिया, 18 रुपए तो आपकी जेब से टैक्स दिया। जिसको वो जमा कराएगा किसके पास? गवर्नमेंट के पास। दैट मींस इंपैक्ट एंड इंसिडेंस दो अलग अलग व्यक्ति पे पड़ रहा है। इंपैक्ट का मतलब होता है बर्डन, इंसिडेंस का मतलब होता है कि कौन पे कर रहा है, गवर्नमेंट के पास कौन जमा करा रहा है। तो इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ा, कंज्यूमर के ऊपर पड़ा, लेकिन इंसिडेंस शॉपकीपर। बट डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, मान लीजिए कल को आपकी जॉब लगती है, आप बढ़िया सैलरी कमा रहे हैं, टैक्स लगा, आपने टैक्स पे किया, 5 लाख रुपए टैक्स लगा, टैक्स पे किया। क्या आप बगल वाले पड़ोसी जाके मांग के लाएंगे? टैक्स लगा है मेरे ऊपर, लाओ पैसा लाओ? नहीं। किससे मांगने जाओगे? किसी से नहीं। क्यों? उसका इंपैक्ट एज वेल एज इंसिडेंस आप ही के ऊपर था, तभी वो डायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स एक इनकम से ऊपर जिसकी इनकम होती है, एक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जो टैक्स रेट पढ़ाऊंगा उसको देना है। बट इनडायरेक्ट टैक्स अल्टीमेटली हर वो इंसान जो वो सेम प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाला है। मैंने टाटा नमक का आपको एग्जांपल दिया कि आप खरीदें, मैं खरीदूं, अंबानी साहब खरीदें, कोई और गरीब खरीदे या अमीर खरीदे, जो भी खरीदे, सेम ही अमाउंट उसको पे करना है। तो बिल्कुल आपने मेरे लिए पढ़ाने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है। ये जो है तब भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप ना इसको और पढ़ के आइए, क्योंकि आपको आता तो है ही। तो एक बार इसको क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स को रीड करके आइएगा, ठीक है? इसको फिर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, किसी कोई डाउट हो तो। आ गया, समझ में आ गया? चलिए, थैंक यू। थैंक यू बोल सकते हैं आप लोग, देखो बोलवाना पड़ता है थैंक यू।